नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 11 दिन से कहाँ गायब था। मैं वो इंसान जो हर रोज़ वीडियो डालता था, वो 11 दिन तक बगैर वीडियो डाले कैसे रह सकता है। ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा जो नियमित रूप से मेरा वीडियो देखते हैं। चाहे वो मेरा वीडियो पसंद करें या पसंद ना करें, मगर मेरा वीडियो जो लोग नियमित रूप से देखते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अचानक ही अनिल सोलंकी कहाँ चला गया। 11 दिन तक ये वीडियो ना डाले, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, 25 नवंबर रात के 9:30 बजे मेरा मौत से सामना हुआ। यमराज मुझे लेने के लिए आ गया था और यमराज ने मुझे बोल दिया था कि भाई हो लिया तेरा टाइम पूरा, अब तू चल। लेकिन आप लोगों की कृपा, आप लोगों का शायद साथ अभी और था। अभी कुछ दिन और मुझे आपको वीडियो दिखाने थे और कुछ शायद मेरे बच्चों के मुकद्दर में अभी कुछ दिन और अपने बाप का साया लिखा था। क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जवान हैं, दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। और मुझे भी ऐसा लगा जिस टाइम मौत मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी कि अगर मैं ऐसे ही मर गया तो इस लोक को तो छोड़ो, उस लोक में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एक बाप का फ़र्ज़ है वो तो मैंने अभी पूरा किया ही नहीं। अब हुआ क्या था ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में भाइयों, बिल्कुल सच्ची बात बताऊँगा। हुआ ये कि पिछले 2 महीने से मुझे छाती के अंदर जलन होती थी, ख़ासतौर से तब जब मैं पैदल चलता था। मैं एक ऐसा इंसान हूँ दोस्तों जो सुबह उठ के रोज़ 15 से 20 किलोमीटर वॉकिंग करके आता था। ये मेरे में एक अच्छी आदत थी। और एक मेरे में बुरी आदत थी, मुझे स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत थी। मैं चैन स्मोकर था। एक दिन में मैं 30-35 बीड़ी पी जाता था, 1.5 बंडल रोज़ाना। तो मुझे लोग समझाते थे कि जवानी के अंदर ये चीज़ें चल जाती हैं, निभ जाती है। अब जवानी नहीं रही, उम्र हो गई, अब ये चीज़ें छोड़ दे। मगर मैं ऐसा इंसान था जो अपने आप को कभी बुढ़ा ही नहीं मानता था और मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 महीने से मैं बड़ा परेशान। जो आदमी रोज़ 15-20 किलोमीटर चलता हो, अचानक से उसकी यह हालत हो जाए कि 4 कदम चलते उसकी छाती में जलन शुरू हो जाए। और मैंने कम से कम 4-5 सरकारी अस्पतालों में और 2-3 प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराया और सब मेरे को एसिडिटी और गैस की दवाएं देते रहे। सभी टेस्ट वगैरह भी किए, खून की जांच हुई, ईसीजी हुई, किसी में कुछ नहीं आया और मेरा इलाज चलता रहा एसिडिटी का और गैस का। अब 25 नवंबर को 9:30 बजे रात को मैं खाना वाना खा के जैसे ही लेटा, मेरी छाती में भयानक जलन हुई। इतनी अधिक जलन हुई कि बर्दाश्त से बाहर। मैंने अपने लड़के को कहा मुझे फ़ौरन लेके चल। हमारे घर से कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर पर एक सरकारी अस्पताल है। तो लड़का मुझे स्कूटी पर ही लेके गया उसकी ओपीडी में, सॉरी इमरजेंसी में। रात का टाइम था। वहाँ जाते ही मैंने उनको अपनी तकलीफ़ बताई तो उन्होंने पहले मुझे एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मेरी ईसीजी की। ईसीजी देखकर उनके होश उड़ गए। फिर उन्होंने मेरे ब्लड के नमूने वगैरह लिए। उसके बाद वो मेरे लड़के को बोले इसको फटाफट लेके जाओ। तो उनकी ये बात सुनकर मैं भी चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ है? उसने कहा गड़बड़ नहीं। मैंने कहा ईसीजी में कुछ गड़बड़ है? उन्होंने कहा ईसीजी है ही नहीं आपकी, ईसीजी बिल्कुल ख़त्म है और हमें तो इसी बात की हैरानी है कि आप जिंदा कैसे हो। उसके बाद उसने लड़के से फटाफट साइन वाइन करा लिए कि मैं इसको
अपने रिस्क पर लेके जा रहा हूँ, और बोला पास में जो भी अस्पताल हो वहाँ लेके जाओ। तो लड़के ने कहा आप रेफ़र करो, तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। जब तक हम बाहर आए, मेरा बड़ा लड़का, उसकी मम्मी भी आ गए थे। फिर वहाँ से एक कैब बुक करवाई, अपनी मम्मी को उन्होंने घर भेजा। दोनों लड़के मुझे लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए। वहाँ भी खूब भीड़ थी, 1-1.5 घंटा वहाँ भी हमारा समय ख़राब हुआ। उसके बाद वहाँ फिर ईसीजी हुई, तो उस ईसीजी को देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। जो डॉक्टर गौर से नहीं देख रहे थे, उन्होंने तुरंत मुझे लिटाया। उसके बाद मेरा इलाज शुरू किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, और जब मैं कुछ नॉर्मल हुआ फिर उन्होंने मुझे वार्ड में भेजा। 4 दिन तक मैं वार्ड में एडमिट रहा। दोनों टाइम मेरे पेट में इंजेक्शन लगते थे खून पतला करने के। दोनों टाइम मेरी ईसीजी होती थी, मेरा बीपी चेक होता था। 4 दिन के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ, मुझे घर भेजा गया। फिर मुझे 1 तारीख की डेट मिली, सोमवार की, एंजियोग्राफी की। सोमवार को बच्चे मुझे लेके गए। वहाँ पर मेरे सीधे हाथ में 1 उंगली जितनी लंबी सिरिंज घुसा दी गई नस के अंदर, और उल्टे हाथ में मुट्ठी के ऊपर एक सिरिंज लगा दी गई, और मुझे ऑपरेशन के कपड़े पहनाए गए। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे आधे घंटे तक मेरी एंजियोग्राफी चली भाइयों। उस एंजियोग्राफी के अंदर एक तार है जो डाला जाता है, वो जो सिरिंज मेरे सीधे हाथ की नस में लगाई गई थी, उंगली जितनी लंबी सिरिंज, जब वो निकाली तब मैंने देखी। उसके अंदर से कोई वायर डाला जाता है और वो नसों की सफाई करता है। आधे घंटे के बाद जब एंजियोग्राफी होती है तो छाती पर बड़ा प्रेशर आता है। ऐसा लगता है जैसे छाती के अंदर ज़बरदस्ती कोई चीज़ उसेड़ी जा रही हो। छाती एकदम जाम जैसी हो जाती है, आदमी को घबराहट भी होती है, लंबी लंबी सांसें भी आदमी लेता है, और डॉक्टर लंबी सांसें लेने से मना भी करते हैं। खैर एंजियोग्राफी हो गई। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को, और बोला, स्क्रीन पे दिखाया कि ये तुम्हारे पापा की, देखो अंदर की पूरी रिपोर्ट है, तुम्हारे पापा की 1 नस ब्लॉक है। अगर आपको इसमें स्टंट डलवाना है तो अभी पैसे जमा करने होंगे। लड़के ने कहा कितने? तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये तुरंत लड़के ने जमा किए। उसके बाद कम से कम 2-2.5 घंटे में बैठा रहा उसी ऑपरेशन थिएटर की ड्रेस में। फिर मेरा 2.5-3 घंटे बाद दोबारा नंबर आया और फिर मेरे छाती में स्टंट डला। फिर आधा घंटा मुझे उसी पीड़ा से गुजरना पड़ा। वो स्टंट हाथ के रास्ते से चलते चलते छाती में जाता है, और जब वो छाती में जाता है तो महसूस होता है कि छाती के अंदर कोई चीज़ ज़बरदस्ती घुसाई जा रही है। फिर वो भी डल गया। वो डलने के बाद में फिर स्ट्रेचर से मुझे वापस सीसीयू में लेके आया गया। वहाँ मैं स्ट्रेचर पे 1-1.5 घंटे लेटा रहा। वो सिरिंज मेरे हाथ में अभी भी धसी हुई थी। मैंने डॉक्टर को कहा जी इसको निकालो, तब डॉक्टरों ने उसे निकाला तो खून बहने लगा। फिर पट्टी बांधी कस के। मैं लेटा रहा, थोड़ी देर में मैंने देखा मेरे हाथ से खून बह के नीचे टपक रहा है। फिर डॉक्टर को बुला के लाए। फिर उन्होंने हाथ पे बंद बांधा और कहा हाथ को पूरी रात ऊपर रखना है। पूरी रात में सोया नहीं, मुझे डर था अगर नींद आ गई और हाथ से खून बहने लगा तो क्या होगा, क्योंकि वो जो सिरिंज निकाली उससे इतना बड़ा सुराख हो गया था नस के अंदर। सुबह आके डॉक्टर ने वो पट्टी खोली, जब खून रुक गया, जब मुझे तसल्ली हुई। फिर मंगलवार को मुझे छुट्टी मिली और मंगल से आज शुक्र तक मैं बिस्तर पर ही था। और कई बार सोचता था कि वीडियो बनाऊं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन कल से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बहुत सारे इस बीच में विषय हुए, कई चीज़ें सामने आई। वीडियो बनाने का मेरा मन भी था, मगर अभी मैं सोचता था कि ठीक नहीं होगा रिस्क लेना। कई विषय आए, जैसे राम कुमार गौतम द्वारा जाटों की तुलना कुत्तों से करना, हर्ष शिकारा को कुछ लोगों ने गोली मारने की धमकी दी। इसके अलावा कई चीज़ें रोज़ ही होती रही बीच बीच में।
और मैं सोचता भी था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि चलो कुछ दिन और रुक जाते हैं। लेकिन आज मैंने फिर वीडियो बनाया। अब मेरी आपसे एक विनती है, और ये विनती खाली कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, उसको चलाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। मैं 5 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। मैंने आज तक आप लोगों से कभी ऐसी कोई मांग नहीं की, लेकिन अब इस बीमारी के टाइम पर कुछ खर्चा हो गया, उससे थोड़ा जेब का बजट बिगड़ गया। तो जो भाई, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी बचत खाते में से निकाल के मुझे कुछ दें। जिस भाई की श्रद्धा है, जिसके पास है देने के लिए, वो भाई चाहे तो मुझे आर्थिक मदद दें। उसके लिए मैं QR कोड ये है, इसको आप स्कैन कर लीजिए QR कोड को। तो ये आपने स्कैन कर लिया होगा। इस QR कोड पर जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो, आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर आप मेरी आर्थिक मदद करेंगे तो उससे मुझे हिम्मत, ताकत मिलेगी, और भविष्य में और वीडियो बनाने की ऊर्जा भी मिलेगी। और मुझे पता भी चलेगा कि कितने लोग हैं जो मेरे को वाकई दिल से चाहते हैं। और कल मैं बहुत ही गंभीर विषय पर वीडियो बनाऊंगा, जो भाजपा के सांसद राम कुमार गौतम ने जाट समाज के बारे में कुत्ते से उसकी तुलना की है। उस विषय पर कल मैं वीडियो बना के डालूंगा। आज मैं खाली आपको जो मेरे साथ हुआ वही दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में सर्कुलेट करें, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो दोस्तों। धन्यवाद।